हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की जितनी भी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर लेकर आए हैं। पार्ट 2 का वीडियो है, याद रखिएगा। और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इसमें लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो आज से ही इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। आज हम 100 में से 100 नंबर उनका पूरा करा कर रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्क्रीन पर पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी क्लियर होता रहे, और उसके बाद में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को प्रश्न सहित उत्तर देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, देखिए अर्थशास्त्र का, कि अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं। अब देखिए 4 विकल्प है, सभी को पता होता है कि बहुविकल्पीय में 4 विकल्प होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, खा उपभोग, विनाश, या घा निवेश, व्यय, बचत, या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 विकल्प है, इनमें से आपका यदि पता है तो हमें कमेंट में बताइएगा। लास्ट में मैं जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ, इसका आप लास्ट में उत्तर बताइएगा। देखिए जो पहला प्रश्न है, इसका आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प, की उत्पादन, उपभोग, निवेश अर्थव्यवस्था की मूल्य क्रियाएं हैं। स्क्रीन पर यह रहा आपका दूसरा प्रश्न, देखिए क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, एक पृथक अध्ययन के रूप में जो स्थापित किया गया, ये किया गया था किसके द्वारा, ये बताना है। तो दूसरे का आपका का विकल्प हो जाएगा राइट आंसर, J.M. किन्स हो जाएंगे इसके सही उत्तर। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको देना है। और जो मैं जो पार्ट 2 का वीडियो बनाया हूँ, यानी सेक्शन बी का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी का प्रश्न लेकर आऊँ। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 का वीडियो बनाया, यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत छाटिए, यानी निम्नलिखित में से जो असंगत है आपको छाटना है। क्या है? राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या पूर्ण रोजगार। तो जो तीसरा प्रश्न है, इसका सही विकल्प बताइए स्टूडेंट। तो इनमें से आपका जो असंगत छाटिए के बारे में बताना है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा सही विकल्प, जो कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है? जो व्यक्तिगत किया जाता है, या व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय आय, या व्यक्तिगत निवेश। तो जो चौथा प्रश्न है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राष्ट्र में हमें कमेंट में बताइएगा सारे क्वेश्चन को, लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन है VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इनको तैयार कर लीजिएगा, और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो चौथा प्रश्न इसका आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में विचार का अध्ययन क्या है किया जाता है। तो चौथे का आपका गा हो जाएगा राष्ट्रीय आय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किसी पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। तो इनमें से 4 विकल्प है, इनमें से किसी को एक जो है पूंजीगत क्या है, पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है? तो इनमें से आपका घा हो जाएगा उपकरण, जो हो जाएगा इसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान क्या लगाया जाता है? का आपका विकल्प हो जाएगा उत्पादन के बढ़ने से, या खा रोजगार के बढ़ने से, या गा निर्यात के बढ़ने से, या घा उपभोग के बढ़ने से। तो जो राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमानांक लगाया जाता है, इनमें से जो आपका उत्पादन के बढ़ने से लगाया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो आपके 6 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछ लिया जा सकता है, लॉन्ग में भी इसका जो वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन जो है लॉन्ग में दे सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए 7वां प्रश्न है, कि राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है। जो राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है क्या है? 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका ये सिंबल के आधार पर आपको करना है, और सारा तो सेम रहेगा, लेकिन ये सिंबल आपको पहचानना है। तो जो राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, क्या होता है, आपके स्क्रीन पर ये देखिए का, खा, गा, घा के रूप में विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए इनमें से आपका खा हो जाएगा, यदि आप दिमाग लगाएंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो देखे होंगे कि घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है।
8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, जो मुद्रा है इसका जो प्राथमिक कार्य क्या है ये बताना है आपको। विनिमय का माध्यम हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण, या राष्ट्रीय आय का वितरण, या मूल्य का भंडारण। तो जो आपका 8वां प्रश्न है बहुविकल्पीय का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे रिक्वेस्ट स्टूडेंट यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसका हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, यदि आप कहेंगे तो PDF भी आपको इसको मिल जाएगा जल्द ही। तो 8वें का आपका सही हो जाएगा, विनिमय का माध्यम क्या है, विनिमय का जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, तो का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 9th नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है। व्यापारिक जो बैंक है यानी जो व्यापार के लिए होता है, ये साख नियंत्रण हो जाएगा, साख सृजन, नोटों का निर्गमन, या इनमें से सभी। तो जो 9th नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका जो विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, साख सृजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साख सृजन, जो कि व्यापारिक बैंक का कार्य है। उसके के बाद में 10 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता कहलाता है। अब देखिए इसमें प्रश्न को पहले पढ़िए, प्रश्न को पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आप समझ पाएंगे कि मौद्रिक अधिकार क्या है। मौद्रिक अधिकार अथवा लगा है, सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने क्या है, जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये कहलाती है मुद्रा गुणक, संकुलित मुद्रा, वृद्धा, देखिए विधि गाय ब्रैकेट में आपका वैध मुद्रा या अवैध मुद्रा। तो जो इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए वृद्धि ग्रा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा वैध मुद्रा, इसी को हो मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जो मुद्रा होती है कोई इनकार नहीं कर सकता, ये है आपका। तो गा नंबर सही विकल्प हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। तो एक का आपका हो जाएगा सरकार, खा केंद्रीय बैंक, गा व्यापारिक बैंक, या घा इनमें से कोई नहीं। तो जो 11 नंबर प्रश्न है इसका सही विकल्प आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, हमें बताइएगा यदि आपको पता है। तो 11 नंबर का आपका गा हो जाएगा, व्यापारिक बैंक हो जाएगा, जो कि एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य व्यावसायिक बैंक ही करता है। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, और यदि आपने अभी हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिए भाई, वहाँ पर पैसा आपको नहीं लग रहा है, आप जाइए हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम नई नई अपडेट लाते रहते कि वीडियो आएगी नहीं आएगी, कौन सी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ उसका वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा PDF के तौर पर, या PDF नहीं मिलेगा फोटो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ पर केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है ये बात हो रही है, तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, का हो जाएगा मुद्रा का निर्गमन, खा शाख नियंत्रण, या गा बैंकों का बैंक, या साख सृजन। तो 12 नंबर जो प्रश्न इसमें आपका साख सृजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, साख सृजन है। उसी के बाद में 13 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, जो व्यावसायिक बैंक है इसके मुख्य कार्य क्या है। का आपका हो जाएगा मुद्रा का निर्गमन, खा शाम सृजन, गा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, या घा विमुद्रीकरण। तो 4 स्क्रीन पर विकल्प है स्टूडेंट, इन्हीं में से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। तो बताइए हमें, 13 का आपका खा हो जाएगा, साम सृजन जो हो जाएगा व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो 13 नंबर प्रश्न का आपका खा हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, और भी जो मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न लेकर आता हूँ उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। हम एक नया जल्द ही वीडियो लाने वाला है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा, जिसमें आप तैयार कर लेते हैं तो 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, उसी से आपका सारा प्रश्न आएगा। तो जो 14 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर कि भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया। विश्व बैंक ने, भारतीय सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, या व्यावसायिक बैंकों ने। तो जो आपका 14 नंबर प्रश्न है इसका सही विकल्प हमें बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो देखिए इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बताइएगा यदि आपको पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का आपका खा हो जाएगा, भारतीय सरकार ने किया है, जो कि 500 और 1000 रुपये का जो विमुद्रीकरण किया है ये भारतीय सरकार ने किया है। तो आपका ये हो जाएगा खा नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्तांतरण होते हैं। देखो जो 1 रुपये का नोट है ये किसके हस्तांतरण होते हैं, आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इनमें से आपका वित्त सचिव हो जाएंगे, जो कि 1 रुपये के नोट पर इन्हीं का हस्तांतरण होता है। 16 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं। जो है अंतिम वस्तु के जो निर्गत है नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं? प्रत्याशित माप, उपभोग या निर्गत या घ निवेश। तो 16 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसका सही विकल्प बताइए हमें। तो 16 का जो का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्याशित माप हो जाएगा। क्या है? अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं प्रत्याशित माप। 17 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, व्यक्तिगत उत्पादक बाजार ब्रैकेट में आपका डॉट डॉट दिया है को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी के अंदर आपका सही विकल्प जाएगा, या आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। जैसे इनमें से आपका 17 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से आपका का हो जाएगा? कीमत। अब देखो मैं पढ़कर दिखा देता हूँ कि व्यक्तिगत उत्पादक बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्या है? कीमत को है प्रभावित नहीं कर सकता। तो 17 का आपका का विकल्प हो जाएगा। उसी के आधार पर ये देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, देखिए निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। जो है समग्र मांग में जो है क्या वृद्धि होती है, किसके द्वारा होती है? का आपका हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि, या निवेश व्यय में वृद्धि, या आयतों में कमी, या ये सभी, या तीनों। तो 18 जो प्रश्न है आपका, इनमें से आपका ये सभी भी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सरकारी व्यय में वृद्धि भी हो जाएगा, निवेश व्यय में वृद्धि, आयतों में कमी। तो ये आपका 18 का घा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी विकल्प में से तीनों आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर कि सीमांत उपभोग क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है? आप देखिए पहले से पढ़िए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सूत्र है। क्या है इसका सूत्र? क्या हो जाएगा? देखिए स्क्रीन पर ये है आपका विकल्प 19 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा सी, पाई खींचा हुआ यानी सिंबल, डेल्टा सी फिर डेल्टा वाई, इसका सूत्र हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका सूत्र। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? जो प्रत्यक्ष कर है सेवा कर है, सीमा शुल्क, आयकर, या आयात शुल्क। तो देखिए जो 20 नंबर प्रश्न स्टूडेंट हमें बताइएगा, और ये सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके बुक से ही रिलेटेड है, जो आपका NCERT का बुक है। क्या है? जो आपका NCERT का जो बुक है उन्हीं से लिया गया ये सभी प्रश्न आप जाएंगे मिलाएंगे, बोर्ड एग्जाम की जो बुक है आपको विद्या क्वेश्चन या बुक में सभी का आपको प्रश्न मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से मिला सकते हैं। तो 20 का आपका गा हो जाएगा, आयकर हो जाएगा सही विकल्प, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर है। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न देखिए, सरकार संचालित करती है, जो सरकार है क्या संचालित करती है? सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक का तथा गा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो जो 21 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इसका विकल्प हमें बताइए यदि आपको पता है। कमेंट में सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर आप हमें लास्ट में दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट ने इसका सही आंसर जानते थे। तो आपका इस पर सार्वजनिक क्षेत्रक हो जाएगा, सरकार संचालित जो करती है यही करती है। 22 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में से कौन बजट की, देखिए निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है? लोक ऋण हो जाएगा, आयकर हो जाएगा, विनिवेश हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या बताइए हमें। तो 22 नंबर जो प्रश्न स्टूडेंट, इनमें से आपको पता ही होगा आयकर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ने इसका खा सही बताए हैं उसका सही है, तो 22 नंबर का खा हो जाएगा सही विकल्प। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहते हैं। जो बचत और तथा निवेश जो है सदैव रहते हैं, आसमान रहते हैं, बराबर, दो गुना, या समान। तो जो बंद अर्थव्यवस्था स्टूडेंट, यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था तथा बचत निवेश सदैव में रहती ये बात हो रही है, तो इसके आपका 2 गुना हो जाएगा, जो कि क्या है? पहले प्रश्न को पढ़िए समझिए कि बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश, बचत और निवेश सदैव रहते हैं, तो वो 2 गुना हो जाता है। यानी बचत भी होता है, जैसे आपने 30%, यानी आपकी सैलरी रही 6,000 और उसमें से आप 2,000 खर्चा निकाल देते हैं, 4,000 बचता है उसके बाद में, और उसको निवेश भी करते हैं, तो उससे जो है पैसा जो है 2 गुना बढ़ता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न इसका आपका गा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में स्क्रीन पर ये रहा 24 नंबर, देखिए प्रश्न, हमें इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में यदि आपको पता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, जो एक बंद अर्थव्यवस्था इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सरकारी हस्तक्षेप,
आंतरिक व्यापार, या घ घरेलू क्षेत्र, या विदेशी व्यापार। तो जो एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता, ये आपको डॉट डॉट दिख जाएगा, इसी में आपका राइट आंसर जाएगा। तो इनमें से विदेशी व्यापार हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है, तो इनमें से घा सही विकल्प हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट घा पर सही लगाए थे उनका सही है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण हो जाएगा, वस्तुओं का आयात, प्रत्यक्ष निवेश, या घा अंतरण भुगतान। तो इनमें से आपका सही विकल्प हमें बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी आपके बुक से है, पार्ट 2 का वीडियो है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने इंपॉर्टेंट जो लगा है प्रश्न, उसी को प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो 25 का आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वस्तुओं का आयात हो जाएगा, जो कि कौन व्यापारिक संतुलन का घटक है? वस्तुओं का आयात। ये आपका सही हो गया। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर प्रश्न, ऐसी व्यवस्था जहां किसी को किसी से भी व्यापार की छूट होती है। जो ऐसी व्यवस्था जहां किसी को किसी से भी व्यापार की छूट होती है, क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, का तथा गा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आपका का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जी, कोई ऐसी व्यवस्था में जहाँ की व्यापार की छूट होती है, वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये कुछ हमारे 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बहुविकल्पीय से रिलेटेड था। आई होप कि आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा हमें कमेंट में। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, इसका जो हमें राइट आंसर यदि आपको नोट किए होंगे, यदि आप इसको कैलकुलेट किए होंगे, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट में आप दे सकते हैं। तो जाइए कमेंट में दीजिए। अब इसके बाद में जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको तैयार करके जाना, क्योंकि पार्ट 2 का वीडियो है तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी जो है आपकी बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं। और अभी आपने हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए भाई। तो देखिए स्क्रीन पर ये रहा अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो याद रखिएगा, हमने प्रश्न सहित उत्तर आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि वो चाहे बहुविकल्पीय हो या अति लघु उत्तरीय हो, प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। तो वीडियो लंबा हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये मैं आपको PDF भी दूंगा, क्या है PDF भी दूंगा, वो भी फ्री आप हमारे वेबसाइट पे जाकर सभी प्रकार की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके आपको 2 घटक बताना है। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से तरीके के हिसाब से लिखना है। बस आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन नहीं यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। पहला आपका है, देखिए, उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। क्या है? उत्पादन और रोजगार के जो संतुलित स्तर से संबंधित ये सिद्धांत है। दूसरा आपका है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार, ब्रैकेट में आपका मुद्रास्फीति, देखिए स्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये दूसरे के जो समष्टि अर्थशास्त्र है, आपका जब फर्स्ट पार्ट आ जाता तो वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाता, लेकिन ये सेकंड पार्ट है तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका 2 हमने वो घटक बता दिया है। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अब इसको संक्षेप में आप लोग लिखना होगा, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, याद रखिएगा। 3 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। तो जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही आंसर आपको देना होगा, क्योंकि इसका 25 मिनिमम आपका रहता है, 25 शब्द, इससे आप ऊपर लिख सकते हैं। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब ये अर्थशास्त्र के जनक भी यही है, एडम स्मिथ। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को माना जाता है। स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे। क्या है? स्कॉटलैंड के निवासी थे और ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जो एडम स्मिथ है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी पुस्तक देखिए इनकी जो पुस्तक है एन इनक्वायरी, देखिए इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड
काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए नेशंस, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पुस्तक का नाम भी आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपका एक सही विकल्प होगा। और इनका पुस्तक का नाम भी आपका ऐसा पुस्तक का नाम दे दिए जाएंगे, उसके बाद में बताया जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, एडम स्मिथ भी उसमें से एक राइट आंसर होंगे, तो उनमें से आपका एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इनकी पुस्तक है देखिए क्या है, एन इंक्वायरी। देखिए इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए नेशंस इसका 1776 को विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। क्या है? व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में एडम स्मिथ के इस पुस्तक का नाम है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया, यदि आप देख सकते हैं। पर ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके स्टूडेंट, और आपकी डिमांड पर ही हम वीडियो को ला रहे हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जो भी कहेंगे, यदि आप इस पर टॉपिक बनाने के लिए कहेंगे तो हम टॉपिक भी बनाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो, और जो वही टॉपिक आए तो हम उसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा। तो जो तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, स्टॉक चर से अभिप्रिया है, या स्टॉक चर से आप क्या समझते हैं? स्टॉक चर के बारे में बताइए। स्टॉक चर के बारे में आपको बताना है, समझने किस प्रकार से आप समझते हैं इसके बारे में बताना। तो चारों जो आपका प्रश्न है अथवा लगाकर पूछ लिया जाएगा, उनमें से बस आपका राइट आंसर यही होगा। देखिए स्टॉक चर ब्रैकेट में आपका परिवर्त से अभिप्राय उन चरों से है जिन्हें समय के एक निश्चित बिंदु, क्या है, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ये आपका हो गया। उदाहरण के आपके आधार पर देखिए, उदाहरण भी दिया है, संपत्ति और पूंजी। क्या है? संपत्ति और पूंजी जो है स्टॉक चर से अभिप्राय रखता है। ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, व्यक्तिक आय की परिभाषा दीजिए। क्या है? जो व्यक्तिक आय है इसकी आपको परिभाषा देना है। देखिए क्या है, वह आय जो व्यक्तियों और परिवारों को, क्या है, वो आय जो व्यक्तियों और परिवारों को सभी कारकों से वर्तमान हस्तांतरण, भुगतानों और कारक आय के रूप में वास्तव में प्राप्त होती है, व्यक्तिक आय कहलाती है। यह आपका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि व्यक्तिक आय तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो दोनों में आपको अंतर बताना रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो उसी के आधार पर आपका अंतर यानी डिफरेंस भी हो जाएगा। तो देखिए व्यक्तिक आय का परिभाषा हमने दे दिया है। ये देखिए 3 नंबर का प्रश्न होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यदि यही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया था कि व्यक्तिक आय, बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया था, यानी विस्तृत उत्तरीय, जो कि आपका 8 नंबर का होता है, कि व्यक्तिक आय की परिभाषा दिए तथा इसके मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए या मुख्य विशेषताएं के बारे में बताइए। तो उसके आधार पर भी आपको देना होता। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, कुल लागत वक्र तथा परिवर्ती लागत वक्र एक दूसरे के समांतर क्यों होते हैं? क्या है, जो कुल लागत वक्र है तथा परिवर्ती लागत वक्र एक दूसरे के समांतर क्यों होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए स्थिर लागत के सदैव स्थिर रहने के कारण, क्या है, स्थिर लागत के जो सदैव स्थिर रहने के कारण कुल लागत वक्र परिवर्ती लागत वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसी को हम क्या होते हैं, समांतर के बारे में देख सकते हैं। तो ये कुल लागत वक्र और परिवर्ती की लागत वक्र के बारे में बताया गया है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर भी देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, देखिए स्टूडेंट, कुल उत्पादक, देखिए कुल उत्पाद अधिकतम कम होता है। अब देखिए इसका शॉर्ट में पूछा गया, शॉर्ट में इसका आंसर भी दे दिया जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो देखिए कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद के 0 होने पर अधिकतम होता है। कुल उत्पाद अधिकतम कब होता है? तो 0 होने पर अधिकतम होता है। तो 6 नंबर का प्रश्न इतना ही प्रश्न था, 3 नंबर का था, 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। देखिए हमारा 7वां प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। BBI प्रश्न भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आप जाएंगे पिछले ईयर का मॉडल पेपर भी चेकआउट करेंगे, जो कि 2022 का है, या 2021 का देखेंगे, 2020 का देखेंगे, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा को परिभाषित कीजिए, या कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा या कर, यानी आपका अथवा लगकर, लेकिन उसका जो आंसर होगा क्या होगा, यही होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए आंसर इसका देख लेते हैं
कीमत रेखा या फर्म का मांग वक्र एक वक्र, देखिए वक्र एक फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि औसत संप्राप्ति का अभिप्राय कीमत से है तथा मांग वक्र एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा से संबंध दर्शाता है, जो कि कीमत रेखा कहलाता है। कीमत रेखा के बारे में देख सकते हैं कि कीमत जो एक है फर्म मांग वक्र या एक फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि जो औसत संप्राप्त का अभिप्राय है ये मांग वक्र की एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा से संबंध दर्शाता है, इसी को हम कीमत रेखा कहते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बाजार का अर्थ लिखिए। क्या है, बाजार को आपको अर्थ लिखना है। सिंपल सा है फंडा, सिंपल सा आप इसका आंसर दीजिए। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट में ही प्रश्न पूछा आएगा अति लघुत्तरी का। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बाजार से आप क्या समझते हैं, कीमत रेखा का क्या आशय है, या व्यक्ति का आय को परिभाषित कीजिए, या स्टॉक चर क्या है, या कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है। शॉर्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर भी आपको शॉर्ट में देना होगा। 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो बाजार का क्या अर्थ है, इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए बाजार वो व्यवस्था है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं, देखिए क्रेताओं तथा विक्रेताओं को एक दूसरों के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री एवं खरीद की सुविधाजनक बनाता है, उसी को हम बाजार कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं, सिंपल सा है, अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बाजार का आप दृश्य देखते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ का आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्रेता है एक विक्रेताओं को एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की जो है बिक्री एवं खरीद का सुविधाजनक बनाता है, उसी को हम बाजार कहते हैं। उसके बाद में हमारा 9वां नंबर प्रश्न देखिए, श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है। जो श्रम है यानी एक मजदूर है, इसके लिए एक मांग वक्र है, कैसा होता है और क्यों, ये बताना है। क्यों लगा है लास्ट में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो इसका आंसर देखिए, श्रम के लिए मांग वक्र क्या है। श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता, देखिए नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर परवणता वाली हो जाता है। क्या है, नीचे की ओर परवणता वाला हो जाता है श्रम की मांग को, ये ऐसे हम कहते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न का आंसर भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर शॉर्ट में दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे वेबसाइट पर हमारे, मैं जो भी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ आपको वहीं पर आपको सारे प्रकार की वीडियो PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, संतुलन मात्रा। देखिए संतुलन मात्रा किसे कहते हैं। अब इसका आंसर देखिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन मात्रा पर खरीदी तथा बेची गई है संतुलन मात्रा कहलाती है। क्या है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन मात्रा पर खरीदी तथा बेची गई है संतुलन मात्रा कहलाती है। सिंपल सा था, सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं इसका। तो 10 नंबर प्रश्न ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं। औसत जो संप्राप्ति वक्र है इसे किसे कहते हैं, ये बताना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर भी देखिए थोड़ा थोड़ा है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ये भी नहीं है कि इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, आपको आंसर भी इसका दे रहे हैं, तो आप तैयार कर लीजिए और नोट कर लीजिए, इसका PDF भी मिल जाएगा। तो देखिए, वस्तु की बाजार कीमत एकाधिकार फर्म की पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाधिकार फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है, जो कि इस प्रकार से है। क्या है, औसत संप्राप्ति वक्र कहलाती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्याशित माप किसे कहते हैं। प्रत्याशित माप किसे कहते हैं, सिंपल सा प्रश्न है आपका, अति लघु उत्तरीय का। अब इसका आंसर देखिए, उपभोग निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को इनकी प्रत्याशित माप कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ नियोजित है। क्या है, सरल शब्दों में यानी आसान शब्दों में जो प्रत्याशित का एक अर्थ है ये नियोजित है। इसका आंसर देख सकते हैं कि उपभोग निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को इनकी प्रत्याशित माप कहा जाता है, जो कि प्रत्याशित माप कहते हैं। और सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित। तो 12 नंबर का प्रश्न भी हमने बता दिया प्रश्न का उत्तर। अब हमारी स्क्रीन पर 13 नंबर प्रश्न देखिए, गैर कर राजस्व प्राप्तियां के 2 स्रोत बताइए। जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इसके आपको 2 स्रोत बताना है। तो देखिए इसका 2 स्रोत किस प्रकार से हैं। पहला आपका हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्तियां के 2 स्रोत हैं।
कुछ आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका प्रश्न छोटा है, बस आपका जैसे दो स्रोत इसमें पूछा गया इसका, बस आपको 2 स्रोत लिख देना है राजस्व गैर राजस्व प्राप्तियाँ की। तो वहाँ पर आप इस प्रकार से आंसर दीजिए कि गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ के 2 स्रोत हैं। क्या है? प्राप्तियाँ के 2 स्रोत इस प्रकार से हैं। पहला आपका हो जाएगा फीस तथा दूसरा आपका हो जाएगा जुर्माना। क्या है? फीस और जुर्माना गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ के 2 स्रोत हैं। तो ये आपका 13 नंबर प्रश्न का 2 सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर स्टूडेंट देखिए, सरकारी बजट के उद्देश्य बताइए। वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो समझ लिए आप तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आपका भी टारगेट है 90 प्लस मार्क लाना, यानी 90 प्लस मार्क यदि आप लाना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, सरकारी बजट के उद्देश्य बताइए। जो सरकारी बजट है इनके आपको उद्देश्य बताना है कि इससे हमारे देश में क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसमें क्या लाभ हो सकता है सरकारी बजट से। तो देखिए सरकारी बजट के उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्या है? इस प्रकार से पहला आपका हो जाएगा आय का पुनः वितरण। दूसरा आपको इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज लिखता चला जाना, यानी हेडिंग के अनुसार, जैसे पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो आप सीरियल वाइज जैसे लिखते चले जाएंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और एग्जामिनर भी खुश रहेगा। तो एक देखिए आय का पुनः वितरण और संसाधनों का पुनः आवंटन, ये दूसरे हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा आर्थिक स्थिरीकरण। देखिए स्थिरीकरण और चौथा आपका हो जाएगा सार्वजनिक एवं आर्थिक समृद्धि। तो ये हो गया। अब यही प्रश्न आपका यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा आता है, यानी प्रस्तुत उत्तरीय में, कि सरकारी बजट के उद्देश्य आपको बताना है तो किस प्रकार से बताते। तो जो हमने ये इसका उद्देश्य बताया शॉर्ट में, इसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपको आगे लिखना होता है। जैसे आय का पुनः वितरण क्या है, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना होता। फिर संसाधनों का पुनः आवंटन क्या है, आवंटन क्या होता, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना। तो ये सरकारी बजट के ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसी प्रकार से आपको देना रहेगा आंसर। अब देखिए हमारा आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है, देखिए जो अति लघु उत्तरीय है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। जो विदेशी विनिमय दर है ये क्या है। अब इसका आंसर देखिए, एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर कहते हैं। क्या है? विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर कहते हैं, इसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो आज का। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जितने भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, क्या है, इसका PDF आपको चाहिए तो फ्री में आपको मिल सकता है। बस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको फ्री में PDF इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ भैया फॉलो कर लो। शिवम स्टडी नॉलेज हमारा ID है। क्या है? शिवम स्टडी नॉलेज। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, आपको हमारा पेज दिख जाएगा, लोगो दिख जाएगा हमारे चैनल का। वहाँ पर जाए फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं भी न्यू अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए। तब तक के जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।